Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हम कर रहे हैं ऑन्कोलॉजिकल एंड हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कीमोथेरेपी मेडिसिन्स। सो कीमोथेरेपी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 472. A chemotherapy dosage is frequently based on total body surface area. So, it is important for the nurse to perform which assessment before administering chemotherapy. सो कीमोथेरेपी की डोज जब हम सेट करते हैं तब हमने वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड होती है। सो एज अ नर्स क्या चीज़ आपने, कौन सी असेसमेंट आपने परफॉर्म करनी है व्हेन यू एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी टू द पेशेंट, राइट। सो बॉडी सरफेस एरिया, सो टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे मेज़र करते हैं? सो बॉडी सरफेस एरिया हम मेज़र करते हैं वेट अपॉन हाइट। सो बॉडी सरफेस एरिया हम मेज़र करते हैं वेट एंड हाइट से, वेट इन केजीज एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, राइट। सो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कीमोथेरेपी डोज। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मेजर द क्लाइंट एब्डोमिनल गर्थ, नो। कैलकुलेट द क्लाइंट बॉडी मास इंडेक्स, नो। मेजर द क्लाइंट करंट वेट एंड हाइट, यस। वेट एंड हाइट को हमने मेजर करना है। नेक्स्ट, आस्क द क्लाइंट अबाउट हिज और हर वेट एंड हाइट। तो नहीं, हमने पेशेंट से नहीं पूछना है, हमने खुद मेज़र करना है पेशेंट का हाइट एंड वेट, तभी हमें एक्यूरेटली पता चलेगा, राइट। सो हमने मेज़र करना है बिफोर स्टार्टिंग द कीमोथेरेपी मेडिसिन। हमने मेज़र करना है क्लाइंट का करंट वेट क्या है एंड पेशेंट की हाइट क्या है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग सेट करते हैं, डोज उसकी सेट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 473. A client with squamous cell carcinoma of the larynx is receiving bleomycin intravenously. The nurse caring for the client anticipate that which diagnostic study will be prescribed. So, क्लाइंट को क्या है, सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा है लेरिंग्स का, जो रिसीव कर रहा है ब्लियोमाइसिन, राइट। इंट्रावेनसली ब्लियोमाइसिन पर्सन को चल रही है फॉर सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए। सो द नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड एंटिसिपेट दैट विच डायग्नोस्टिक स्टडी। सो नर्स यहाँ पे क्या एंटिसिपेट करेगी, कौन सी स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी को एंटिसिपेट करेगी जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा, राइट। सो कीमोथेरेपी मेडिसिन दो टाइप में वर्क करती है। एक वर्क करती है नॉन स्पेसिफिक सेल्फ साइकिल, राइट, नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल। एंड सेकंड करती है सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक मेडिसिन, राइट। सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक मेडिसिन, राइट। सो जो ये मेडिसिन है हमारी ब्लियोमाइसिन, यहाँ पे पेशेंट को चल रही है। सो ये किस पे वर्क करेगी, ये वर्क करेगी नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल। सो नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ये स्टॉप करता है सेल साइकिल को इन नॉन स्पेसिफिक, राइट। सो ये क्या करेगी, स्टॉप करती है सेल साइकिल को, राइट। सो ब्लियोमाइसिन क्या करेगी, ब्लियोमाइसिन डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस को क्या करती है, स्टॉप करती है। डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस को क्या करेगी, स्टॉप करेगी, राइट। स्टॉप करती है सिंथेसिस को, राइट। सो इतना आपको समझ आ गया होगा
कि ये नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल के ऊपर बेस्ड है, सेल साइकिल के ऊपर वर्क करती है एंड फर्स्टली ये स्टॉप करती है डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस को, और ये एडवर्स इफ़ेक्ट अपने शो करती है। एडवर्स इफ़ेक्ट ये कौन कौन से सिस्टम पे शो करती है? सो फर्स्टली ये शो करेगी अपने एडवर्स इफ़ेक्ट टू द लंग्स, राइट। सो लंग्स में क्या कॉज करेगी? ये लंग्स में कॉज करती है डिज़निया, डिज़निया कॉज करेगी एंड पल्मोनरी फिब्रोसिस भी कॉज करेगी एंड और क्या कॉज करेगी? इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, राइट। सो फर्स्टली ये लंग पे इफ़ेक्ट करेगी। सो लंग पे जब ये इफ़ेक्ट करेगी तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? इसके लिए हम टेस्ट करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, राइट। अगर ये लंग्स के ऊपर अफेक्ट कर रही है। सेकेंडली ये अफेक्ट करती है लीवर के ऊपर, राइट। सो लीवर पे अगर ये इफ़ेक्ट कर रही है देन हमने इसके लिए कौन से टेस्ट करेंगे? इसके लिए हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, राइट। सो इसके लिए हम LFT करेंगे एंड थर्डली ये अफेक्ट करती है टू द किडनी। सो अगर ये किडनी पे अफेक्ट कर रही है देन हम उसके लिए क्या करेंगे? रीनल फंक्शन टेस्ट एंड रिमेनिंग हम क्या करते हैं? हीमेटोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें करते हैं, राइट। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सो हमारे ऑप्शंस हैं एंडोकार्डियोग्राफी, नो, एंडोकार्डियोग्राफी हम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नो। सर्वाइकल रेडियोग्राफी, नो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यस। पल्मोनरी फंक्शन स्टडी हम इसमें करेंगे। एज आई टोल्ड यू, ब्लियोमाइसिन इज बेस्ड ऑन नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल, राइट। सो नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल क्या करता है? इट स्टॉप्स डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। सो ये कौन से साइड इफ़ेक्ट कॉज करती है? ये कॉज करती है लीवर में अफेक्ट करेगी, किडनी में अफेक्ट करेगी एंड लंग्स में अफेक्ट करेगी। सो फर्स्टली ये लंग्स पे इफेक्ट करती है एंड सेकेंडली लीवर पे एंड देन किडनी पे। सो हमने लीवर इसके लिए हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है, लीवर फंक्शन टेस्ट करना है एंड किडनी फंक्शन टेस्ट करना है, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 474. A client with acute myelocytic leukemia is being treated with busulfan. Which laboratory value would the nurse specifically monitor during treatment with this medicine? सो क्लाइंट को क्या है? एक्यूट माइलोसिस्टिक ल्यूकेमिया है एंड उसको किस चीज़ से ट्रीट कर रहे हैं? बस सल्फेंट से। सो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू नर्स स्पेसिफिकली मॉनिटर करेगी व्हेन पेशेंट इज टेकिंग दिस मेडिकेशन? जब बस सल्फेम पर्सन को चल रहा है तब आप स्पेसिफिकली कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट करोगे? कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट पे आप मेनली फोकस करोगे, राइट। सो बस सेल्फम भी सेम नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल के ऊपर वर्क करता है और नॉन स्पेसिफिक में भी हमारे पास टू टाइप आते हैं। नॉन स्पेसिफिक में भी इसमें आता है हमारा, एक आते हैं हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट और सेकंड आते हैं नॉन एल्काइलेटिंग एजेंट। सो ये वर्क करती है एल्काइलेटिंग एजेंट पे, राइट। एल्काइलेटिंग एजेंट के ऊपर ये वर्क करेगी। सो ये क्या करेगी? ये स्टॉप करती है डीएनए की सिंथेसिस को। जो हमने ब्लियोमाइसिन पढ़ा था, ब्लियोमाइसिन डीएनए एंड आरएनए दोनों की सिंथेसिस को स्टॉप करती है, बट दिस मेडिकेशन स्टॉप डीएनए सिंथेसिस, राइट। ये डीएनए की सिंथेसिस को ही स्टॉप करेगी, राइट। सो डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप करने के बाद ये क्या करेगी? डीएनए सिंथेसिस की वजह से स्टॉप होने की वजह से इसमें यूरिक एसिड को ये क्या करती है? इंक्रीज करती है यूरिक एसिड, राइट। सो यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? पर्सन को नेफ्रेटिक स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन रीनल सिस्टम, राइट। नेफ्रेटिक स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं व्हेन यूरिक एसिड इज इंक्रीज। सो अगर नेफ्रेटिक स्टोन पर्सन को होता है देन एक्यूट रीनल फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमारे ऑप्शंस में क्या है कि हम कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू पे मेनली फोकस करेंगे? क्लॉटिंग टाइम, नो। यूरिक एसिड लेवल,
यस, हम यूरिक एसिड लेवल इसमें असेस करेंगे पेशेंट का, बिकॉज दिस मेडिकेशन इंक्रीज यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो आपको पता है, राइट। पोटेशियम लेवल तो हम नहीं देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हम नहीं देखेंगे। सो मेनली हमारा फोकस किस पे होगा, यूरिक एसिड पे, राइट। So next question is question number 475. A client with small cell lung cancer is being treated with etoposide. The nurse monitored the client during administration, knowing that which adverse effect is specifically associated with this medication. So person को small cell लंग कैंसर है, उसको ट्रीट किया जा रहा है इटोपोसाइड से। सो नर्स ने मॉनिटर द क्लाइंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नोइंग दैट एडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिकली एसोसिएट दिस मेडिकेशन। सो नर्स क्या कर रही है, नर्स को पता है कि इस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है जब मैंने इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ etoposide? So etoposide is a cell cycle specific medication, right? ये cell cycle specific medication है, स्पेसिफिक, राइट। तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिकेशन है जो हम इसमें टू टाइप्स में हम बोल रहे हैं कि कीमोथेरेपिक मेडिकेशन वर्क करती है, एक नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल एंड स्पेसिफिक साइकिल। सो ये स्पेसिफिक सेल साइकिल के ऊपर वर्क करती है। सो एडवर्स इफेक्ट क्या है इटोपोसाइड के? सो मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसका मेन साइड इफेक्ट है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या करेंगे पेशेंट को हम, क्या हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में हमने एक तो बीपीएसएस करते रहना है, बीपीएसएस करना है, राइट। सो बीपीएसएस करने के बाद हमने चेंज करनी है, पेशेंट को बोलना है कि आपने चेंज करनी है अपनी पोजीशन स्लोली, राइट। पोजीशन को स्लोली चेंज करना है। एकदम से आप सोए हुए हो तो एकदम से आपने उठना नहीं है, स्लोली पहले अपने साइड लाइन पोजीशन लेनी है, देन आपने बेड के ऊपर बैठना है, देन आपने स्टैंडिंग पोजीशन में होना है, राइट। और जो इसका इन्फ्यूज़न टाइम है दैट विल बी 30 to 60 मिनट, राइट। सो 30 to 60 मिनट इसका इन्फ्यूज़न टाइम होना चाहिए, राइट। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एलोपेशिया, नो। चेस्ट पेन, नो। पल्मोनरी फिब्रोसिस, नो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, येस। सो मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, राइट। So next question is question number 476. A clinic nurse prepare a teaching plan for a client receiving anti-neoplastic medication. When implementing the plan, the nurse should make which statement to the client? So a clinical nurse prepare कर रही है teaching plan for the client who is receiving anti-neoplastic medication, means chemotherapy medication. So जब आप टीचिंग प्लान करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपने कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट को देनी है रिगार्डिंग दिस मेडिकेशन? सो एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन के बारे में आप बताओगे कि इम्यूनोसुप्रेसेंट्स होती हैं, राइट। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, डिप्रेस करती हैं, राइट। तो उसकी वजह से डब्ल्यूबीसीज विल बी डिक्रीज, एंड डब्ल्यूबीसीज अगर डिक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो वो बताओगे इसमें। और आप क्या बताओगे, प्लेटलेट्स इसमें डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो जब प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होते हैं तब उसके लिए आप क्या करोगे, राइट। प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज़ होता है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ब्लीडिंग से आप कैसे प्रिवेंट करोगे, राइट। सो आप इसमें पेशेंट को टीचिंग दोगे, लाइक आपने अगर प्लेटलेट डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो उसमें हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने एस्पिरिन, डिस्पिरिन, आपने ये मेडिकेशन नहीं लेनी है बिकॉज इट इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। एंड
अल्कोहल नहीं लेना है जब आप एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन ले रहे हो, बिकॉज अल्कोहल विल कॉज टॉक्सिसिटी, राइट। सो कीमोथेरेपिक जो पेशेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, सो बिफोर टेकिंग मेडिकेशन इम्यूनाइजेशन हमने पेशेंट को करना है, राइट। सो इम्यूनाइजेशन, सो लाइव वैक्सीन ही हमने यूज़ करनी है फॉर द इम्यूनाइजेशन। सो अगर पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेशेंट को वायरल रिस्क इन्फेक्शन है, देन हमने पेशेंट को किसी पेशेंट को अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हमने पेशेंट को उससे थोड़ा दूर रखना है, राइट। सो मीन्स हम उस पेशेंट को किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे। सो चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन टेक एस्पिरिन एज नीडेड फॉर हेडेक। नहीं, ये हमने नहीं लेनी है। यू कैन ड्रिंक बिवरेजेस कंटेन एल्कोहल। नो, ये भी हमने नहीं लेनी है। सो नेक्स्ट इज यू नीड टू कंसल्ट विद द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन। A clinic nurse prepare a teaching plan for a client receiving an antineoplastic medication. When implementing the plan, the nurse should make which statement for the client? So nurse prepare कर रही है टीचिंग प्लान क्लाइंट के लिए जो क्या रिसीव कर रहा है, एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन ले रहा है, मीन्स कीमोथेरेपिक मेडिकेशन ले रहा है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे टीचिंग टू द पेशेंट, सो नर्स ने क्या स्टेटमेंट पर्सन को देनी है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो जब कीमोथेरेपिक मेडिकेशन चल रही है तब हम क्या क्या चीज़ें पेशेंट को बताएंगे। यू कैन टेक एस्पिरिन एज नीडेड फॉर द हेडेक। नो, इस चीज़ के लिए हमने पेशेंट को मना करना है, बिकॉज आपने पेशेंट को बताना है कि दिस मेडिकेशन इज़ एन इम्यूनो सुप्रेसन। सो ये मेडिकेशन क्या करती है, इसमें डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज होती हैं, आरबीसीज डिक्रीज होती हैं, एंड प्लेटलेट्स विल बी डिक्रीज। सो प्लेटलेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं देन देयर इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्लेटलेट ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग ऑलरेडी इसमें चांसेस इंक्रीज होते हैं, तो उस अगर हम एस्पिरिन पेशेंट को दे रहे हैं तो और ज़्यादा चांसेस होंगे। सो हमने एस्पिरिन के लिए क्या करना है, मना करना है पेशेंट को लेने के लिए। यू कैन ड्रिंक बिवरेजेस कंटेन एल्कोहल इन मॉडरेट अमाउंट ईच इवनिंग। नहीं, बिवरेजेस एल्कोहल कंटेनिंग बिवरेजेस पेशेंट नहीं ले सकता, बिकॉज इट कॉज टॉक्सिसिटी। सो इसके लिए भी हमने पेशेंट को मना करना है, राइट। Next is you need to consult with the primary health care provider before receiving immunization. Yes, before receiving immunization हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना है, आफ्टर दैट ही आप इम्यूनाइजेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, इट इज़ फाइन टू रिसीव अ फ्लू वैक्सीन एट द लोकल हेल्थ फेयर विदाउट PSCP अप्रूवल बिकॉज द फ्लू इज सो कंटाजिनियस। नो, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट रिसीव नहीं करेगा कोई भी इम्यूनाइजेशन। एंड अगर किसी पर्सन ने रिसेंटली रिसीव करी है लाइव वायरस वैक्सीन, देन हमने पेशेंट को बोलना है कि आप अवॉइड करें उस पर्सन से कांटेक्ट, राइट। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो हमने पेशेंट को बोलना है कि यू नीड टू कंसल्ट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर रिसीविंग एन इम्यूनाइजेशन। एंड अगर किसी पर्सन ने लाइव वैक्सीनेशन रिसीव की है, देन उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना है, उस पर्सन से अवॉइड करना है, उस पर्सन से कांटेक्ट। एंड अल्कोहल नहीं लेना है एंड एस्पिरिन भी नहीं लेना है, right? So next question is question number 477. The client with ovarian cancer is being treated with vincristine. The nurse monitor the client knowing that which manifestation indicate an adverse effect specific to this medication. So patient ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को ओवेरियन कैंसर के लिए एंड पेशेंट इज रिसीविंग विनक्रेस्टिन। सो नर्स मॉनिटर कर रही है विच मैनिफेस्टेशन इंडिकेट द एडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिकली टू दिस मेडिकेशन। मीन्स मेन साइड इफेक्ट आपको पता है एज अ नर्स क्या है इस मेडिकेशन का, सो वो आपने असेस करना है। सो क्या एडवर्स इफेक्ट है मेन स्पेसिफिकली इसी मेडिसिन से जो साइड इफेक्ट होता है, राइट। So main side effect of this medication is peripheral neuropathy.
राइट। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये मेडिकेशन कॉज करती है। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आती हैं, लाइक नमनेस पर्सन में होंगी एंड टिंगलिंग सेंसेशन पर्सन में होगी, राइट। नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, राइट। सो नेक्स्ट इसमें और साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं, जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन है इसमें आता है एचियल टेंडन रिफ्लेक्सेस विल बी डिप्रेस्ड, राइट। सो एचियल टेंडन रिफ्लेक्सेस में हम क्या करते हैं, एचियल टेंडन रिफ्लेक्सेस हम S1 एंड S2 नर्व को असेस करने के लिए किया जाता है, राइट। सो वो क्या होगा, इसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा। सो देखते हैं हम ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट वन इज़ द डायरिया, डायरिया तो नहीं होगा, इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट इज़ द हेयर लॉस, हेयर लॉस ये नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली पूछा है, इस मेडिकेशन का मेन साइड इफ़ेक्ट पूछा है। चेस्ट पेन भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज़ द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सो मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड achial reflexes will be depressed and constipation will be occurred, right। सो यहाँ पे एचियल टेंडन रिफ्लेक्सेस हम किस चीज़ के लिए असेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर असेसिंग द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी असेस करने के लिए हम एचियल टेंडन रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं, जो इसमें क्या आता है, डिप्रेस्ड होता है, राइट। सो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पर्सन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पर्सन को टिंगलिंग सेंसेशन होगी एंड नमनेस होगी, राइट। So next question is question number 478. The nurse is reviewing the history and physical examination of a client who will be receiving asparaginase and antineoplastic agent. The nurse contact the primary health care provider before administering the medication if which disorder is documented in the client history. So nurse receive कर रही है history and physical examination client का, जो receive कर रहा है asparaginase जो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट है। सो नर्स कांटेक्ट करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, अगर कौन सा डिसऑर्डर पर्सन में होगा, राइट। कौन से डिसऑर्डर की हिस्ट्री अगर पेशेंट में है तो हमने कांटेक्ट करना है टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि पेशेंट को ये मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और पेशेंट को साथ में ये डिसऑर्डर भी है, राइट। सो हमने कौन सी ऐसा डिसऑर्डर हम पेशेंट में देखेंगे कि हमने कांटेक्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, राइट। सो एस्पेरेजिनेस इज एन एंजाइम बेस्ड मेडिसिन, राइट। सो ये एंजाइम बेस्ड मेडिसिन है एंड ये यूज़ की जाती है फॉर द ल्यूकेमिया के लिए, राइट। ल्यूकेमिया में इसको यूज़ किया जाता है एंड ये मेडिकेशन हार्मफुल होती है टू द पेनक्रियाज, राइट। सो ये पेनक्रिया को हार्म करती है, पेनक्रियाटाइटिस कॉज करती है पेशेंट को, और ये क्या कॉज करती है, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। सो अगर पेशेंट को ये चीज़ें हो रही हैं, अगर पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस है, पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन है, देन हमने कांटेक्ट करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि पर्सन को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है और ये मेडिकेशन और ज़्यादा एग्रीगेट करेगी इस डिसऑर्डर को या इन सिम्टम्स को, राइट। सो इस मेडिकेशन का मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये पेनक्रियाटाइटिस भी कॉज करती है, और अगर किसी पेशेंट में पेनक्रियाटाइटिस ऑलरेडी है देन हमने उस पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं देनी है। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है नोज़िया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, देन हमने पर्सन की हमने लैब इन्वेस्टिगेशन करनी है, पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करना है, सो दैट हमें पता चल सके कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ये हमारा ऑप्शन है पेनक्रियाटाइटिस, यस, अगर पेनक्रियाटाइटिस है तो हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सो नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो ये जो ऑप्शन हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस मेडिकेशन के, राइट। सो मेन हमने हिस्ट्री में पेशेंट से क्या पूछना है कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं है। अगर हमें पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री अगर पेशेंट की है देन वी विल इन्फॉर्म टू द primary health care provider. So next question is question number 479. Tamoxifen citrate prescribed for a client with metastatic breast carcinoma.
The client asked the nurse if her family member with bladder cancer can also take this medication. The nurse most appropriately responds by making which statement. So tamoxifen citrate प्रिस्क्राइब किया गया है क्लाइंट को मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए. सो क्लाइंट नर्स से पूछ रहा है कि अगर उनके फैमिली में मेंबर में किसी को ब्लैडर कैंसर है, सो वो भी क्या ये मेडिकेशन ले सकता है. then what will be your most appropriate response to the client, राइट. सो पेशेंट को एक एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन चल रही है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए, एंड पेशेंट के फैमिली मेंबर में किसी को ब्लैडर कैंसर है. तो पेशेंट नर्स को बोल रहा है क्या वो भी सेम मेडिकेशन यही मेडिकेशन ले सकता है, राइट. सो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. सो टेमोक्सिफिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है टू द ब्रेस्ट कैंसर, राइट. सो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर है, राइट. सो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर है, मीन्स ये स्पेसिफिकली किस पे वर्क कर रहा है, एस्ट्रोजन पे वर्क कर रहा है. सो इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा, राइट. सो टेमोक्सिफिन ऑल्सो इफ़ेक्टिव है अगर हमने डिले करना है फॉर द रीअक्रेंस ऑफ द कैंसर आफ्टर मेस्टेक्टमी, राइट. मेस्टेक्टमी के बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं सो दैट रीअक्रेंस ना हो कैंसर की, राइट. सो टेमोक्सिफिन रिड्यूस करता है डीएनए सिंथेसिस को एंड एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स को. सो मेनली ये किस पे वर्क कर रहा है, एस्ट्रोजन पे वर्क कर रहा है. सो अगर ये एस्ट्रोजन पे वर्क कर रहा है देन ये हम ब्लैडर कैंसर में नहीं देंगे, ब्लैडर कैंसर में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. दिस मेडिकेशन कैन बी यूज ओनली टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज ये मेडिकेशन कैन बी यूज्ड ओनली, ओनली वर्ड यूज़ किया गया है. तो ओनली हम इसके लिए हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही नहीं यूज़ करते हैं. रीअक्रेंस ऑफ कैंसर आफ्टर मेस्टेक्टमी भी हम इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंटिव मेजर के लिए, राइट. येस योर फैमिली मेम्बर कैन टेक दिस मेडिकेशन फॉर ब्लैडर कैंसर एज वेल. नो, ब्लैडर कैंसर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो ब्लैडर कैंसर में हम इसको नहीं देंगे. दिस मेडिकेशन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर. येस, ये मेडिकेशन हम देंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, सॉरी, ब्रेस्ट कैंसर एंड ट्रीट द क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, राइट. So fourth option is this medication can be taken by anyone with cancer as long as their healthcare provider approve it. No, so anyone cancer, anyone, राइट. सो ये मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी ले सकता है किसी भी टाइप के लिए, किसी भी टाइप के कैंसर के लिए. सो फोर्थ वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये मेडिकेशन हम प्रिवेंशन के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 480. अ क्लाइंट विद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर इज रिसीविंग टेमोक्सिफिन. फिर से सेम क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर है पर्सन को, टेमोक्सिफिन पर्सन ले रहा है एंड नर्स स्पेसिफिकली मॉनिटर विच लेबोरेटरी वैल्यू वाइल द क्लाइंट इज टेकिंग दिस मेडिकेशन. जब पेशेंट ये मेडिकेशन ले रहा है तो आप कौन सी स्पेसिफिकली लेबोरेटरी वैल्यू आप इसमें असेस करोगे. सो ये जो मेडिकेशन है ये मेनली अफेक्ट करती है ट्राइग्लिसराइड लेवल को. मीन्स ट्राइग्लिसराइड को ये इंक्रीज करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती है. प्लेटलेट्स भी इसमें क्या होती है, इंक्रीज होते हैं, राइट. एंड ब्लड कैल्शियम लेवल ऑल्सो इंक्रीज, राइट. सो ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या करेगी, ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी इंक्रीज, राइट. ये इंक्रीज होगा एंड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा एंड कैल्शियम विल बी इंक्रीज. कैल्शियम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा इसमें, राइट. सो कैल्शियम भी इंक्रीज होगा. सो कैल्शियम इंक्रीज अगर पर्सन में हो रहा है उसकी वजह से पर्सन में एक्सेसिव थर्स्ट होगी, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फ्लैंक पेन होगी. मसल टोन विल बी इंक्रीज, राइट. सो इनमें हम क्या लिपिड प्रोफाइल हम चेक करेंगे अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल के
के लिए, जैसे ये मेडिकेशन ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इंक्रीज़ कर रही है, तो हम लिपिड प्रोफाइल इसमें चेक करेंगे पेशेंट की, कैल्शियम लेवल हम असेस करेंगे, प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करता है, देन प्लेटलेट लेवल भी हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमारे ऑप्शन क्या हैं? ग्लूकोज लेवल, नो, इस मेडिकेशन से रिलेटेड ये ऑप्शन नहीं है। कैल्शियम लेवल, येस, हम कैल्शियम लेवल असेस करेंगे, पोटेशियम लेवल भी हम असेस नहीं करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी हम इसमें असेस नहीं करेंगे। सो इसमें हमने मेनली असेस क्या करना है? इसमें हमने असेस करना है कैल्शियम लेवल, हमने असेस करना है, एंड हमने लिपिड प्रोफाइल पर्सन की असेस करनी है, बिकॉज दिस मेडिकेशन अफेक्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कैल्शियम लेवल, राइट। सो मेनली ये दो चीज़ों का अफेक्ट कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड एंड कैल्शियम लेवल को। सो कैल्शियम के लिए हम कैल्शियम असेस करेंगे, एंड ट्राइग्लिसराइड के लिए हम क्या असेस करेंगे? लिपिड प्रोफाइल पर्सन के असेस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।